नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में। उस सीरीज़ में आज हम देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन क्या था और ब्रह्म समाज जो आंदोलन था उसके बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। इससे जो पिछला अपना लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने भारतीय शिक्षा के विकास के बारे में बात करी थी, है ना। तो हमने उसमें देखा था 1917 से देखा था हमने कि सैडलर आयोग गठित किया जाता है 1917 से में, फिर 19 में वो रिपोर्ट देता है ना। वो उसके बाद में 1937 के आसपास जो है वो 1929 में हार्टोग आयोग गठित किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देता है कि भाई जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा वगैरह, उस पर राष्ट्रीय महत्व पर बल देना चाहिए, है ना। तो हार्टोग कमीशन बनता है। फिर जो है गांधी जी की वर्धा योजना आ जाती है 1937 में, और गांधी जी तो आपको पता ही है फिर किस चीज़ पे बल देंगे, हस्त उत्पादक कार्यों पे बल देंगे। फिर 44 में सार्जेंट योजना आ जाती है। उसके बाद में आज़ादी के बाद में राधा कृष्णन आयोग गठित कर दिया जाता है, और राधा कृष्णन आयोग कहता है कि भाई एक तो यूजीसी गठित करो, साथ ही साथ शिक्षा को समवर्ती सूची में डालो। तो राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही यूजीसी का गठन बाद में कर दिया जाता है, और शिक्षा को भी बाद में देखिए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। उसके बाद में 64 में कोठारी आयोग गठित किया जाता है, और जो कि कहता है कि भाई नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, सामाजिक शिक्षा, उत्तरदायित्व वाली शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में 1968 में आ जाती है पहली आज़ाद भारत की अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उसके बाद में 1986 में आ जाती है द्वितीय शिक्षा नीति, और 1992 में उसको संशोधित किया जाता है, और उसके बाद में के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आ जाती है अपनी तीसरी जो है शिक्षा नीति 2020 वाली, 2020 वाली, जिसमें 5+3+3+4 वाला फॉर्मूला जो है वो दिया गया है, और बाकी और सारी चीज़ें मैंने कल के लेक्चर में बता दी है। ये मैंने एकदम आपको देखिए 2 मिनट में आपका रिवीजन करवा दिया पिछले लेक्चर का। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको जब शिक्षा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये जो भारतीयों को अब शिक्षा दी जा रही है, वो हमने पढ़ा था अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। उच्च जो समाज के लोग थे उन्हीं को शिक्षा दी जा रही थी, है ना। बाद में धीरे धीरे एक मध्यम वर्ग उभरता जा रहा था, और वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहा था, क्योंकि शिक्षा क्या करती थी, शिक्षा देखिए उनको एक ऐसी स्थिति में रोजगार का साधन प्रदान कर सकती थी जहाँ पर और कोई उनको रोजगार नहीं मिलता हो, है ना। शिक्षा के दम पर आप वकील बन सकते थे, है ना। यही तो मध्यम वर्ग था, वकील बन सकते थे, शिक्षक बन सकते थे, यही तो मध्यम वर्ग हुआ करता था, है ना। अब देखिए वो मध्यम वर्ग, वो शिक्षित वर्ग जिन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शिक्षा ग्रहण की, वो अब देखिए पश्चिमी आदर्शों से प्रभावित होने लगे हैं। उन्होंने पढ़ा कि भाई विदेशों में तो ऐसा होता है। जब आप पढ़ोगे तभी तो देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता लगेगा। जब उन्होंने पढ़ाई करी कि भैया देखो ब्रिटेन में तो इस प्रकार से संसद है, वहाँ पर तो समानता का अधिकार है सबको, ऐसा कोई देश है अमेरिका, वहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा कोई देश है फ्रांस, वहाँ पर ऐसा होता है ना। 1789 में क्रांति हो चुकी थी फ्रांस में, तो इस प्रकार से देखो वहाँ पर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से आदमी, फिर भारतीय लोग प्रभावित हो जाते हैं, और वो अपने समाज में जब झांक के देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार, हम लोग उनके जैसे क्यों नहीं हैं, हमारी भी तो अच्छी खासी गौरवपूर्ण सभ्यता रही है, हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं। तो फिर वो भारतीय समाज में देखते हैं, और अपने समाज में ही फिर वो देखते हैं कि नहीं यार, हमें भी सुधार करना पड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे भारत के समाज में भी सुधार के लिए मांगे करने लगेंगे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था, जिसमें भारतीयों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, उसमें भी सुधार की बात करने लगते हैं कि हम भी देखो आपके जैसे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी आपके जैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, हमें भी सब कुछ पता है, तो हमको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, हमको भी सरकारी नौकरी में मिलना चाहिए, हमको भी संसद में बैठने का अधिकार होना चाहिए, हमको भी जज बनने का अधिकार होना चाहिए, हमको भी कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। भाई जब जब व्यक्ति पढ़ेगा तभी तो इन सब चीज़ों की मांग करेगा। इसीलिए तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मांगे करते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है ये मेरा अधिकार है, और बिल्कुल अधिकार है ना। तो जो अंग्रेजी शिक्षा का विकास भारत में हुआ, उसकी वजह से भारत में जो पाश्चात्य दर्शन जो है उसके संपर्क में भारतीय जो लोग हैं वो आते हैं, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सबसे पहले जो प्रसार हुआ वो कहाँ हुआ, मध्यम वर्ग के बीच में हुआ। यही डॉक्टर वगैरह जो बने ये मध्यम वर्ग है ना। तो मध्यम वर्ग जो है उसमें सबसे पहले इसका प्रसार होता है, और वही इस संस्कृति का वाहक, और फिर आगे जाके अग्रदूत भी वही मध्यम वर्ग बनता है ना, क्योंकि यही पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, है ना। और
सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में बाद में देखिए प्रेस ने और परिवहन व्यवस्था ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप कहोगे सर प्रेस ने कैसे? भाई आप अकेले अपनी बात को कितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, है ना, बहुत कम लोगों तक। पर आप किताब लिख दो, अब देखिए उस टाइम पे तो किताब पत्र पत्रिकाएं छाप सकते थे, तो उनके माध्यम से क्या हुआ, वो अपने प्रचार जो विचार होते थे उनका प्रचार प्रसार किया करते थे, है ना। तो फिर उनको मध्यम वर्ग पढ़ा करता था, तो उनकी वजह से उनको भी लगता था कि नहीं यार ऐसा तो हमारे देश में भी होना चाहिए। ये देखिए हमारे धर्म में ये गलती है, ये हमारे समाज में देखिए सती प्रथा है, ये गलत है, हमारे धर्म में देखिए ये ऊंच नीच है, जात पात है, ये खत्म होनी चाहिए। उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ के लोग कितने समृद्धशाली हैं, है ना। तो ये फिर इसके अग्रदूत बन जाते हैं मध्यम वर्ग। और परिवहन व्यवस्था किस प्रकार से सहायता करती है? परिवहन व्यवस्था इन्होंने रेल जो है उसकी शुरुआत कर दी थी 1854 में, जो है रेल जो है वो शुरू कर दी जाती है। मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलती है और इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? डलहौजी, है ना। तो डलहौजी ने सारे गलत काम नहीं किए थे। डलहौजी जो है राज्य हड़प लेता है, पर वो सारे खराब काम नहीं करे थे उसने। डाक तार व्यवस्था ये सारी जो चीज़ें हैं उसी के कार्यकाल में शुरू होती है ना। तो रेल का रेल का प्रचलन भारत में होने लगा था। अब रेलों में क्या हुआ कि दक्षिण का आदमी उत्तर में आ रहा है, उत्तर का आदमी पश्चिम में जा रहे हैं, है ना। और अलग अलग तरीके के लोग रेलों में मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो उनको एक जैसा फील हो रहा है कि यार आप किससे दुखी हो? बोले हम भी अंग्रेजों से दुखी हैं। आप किससे दुखी हो? बोले हम भी अंग्रेजों से दुखी हैं। तो उनको लगा हमारा कॉमन दुश्मन अंग्रेज है। इस प्रकार से उनमें एक राजनीतिक एकता आती है, राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय भावना का विकास उसमें होता है, राष्ट्रवाद का विकास फिर इन्हीं की वजह से होता है। तो ये प्रेस है, ये जो परिवहन के साधन है, ये राष्ट्रवाद के जो है के जो विचार पनपते हैं उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, ठीक है। चलिए जी, फिर यहाँ पर ये जो सिद्धांत हो रहे थे इनके बीच में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जैसे विचारों से ये प्रभावित हो रहे थे। ये सब विचारें देखिए क्या होने लगा कि भारत के जनमानस में भी इनका प्रचार प्रसार होने लगता है और अंग्रेजी शासन की स्थापना और अंग्रेजों द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति को भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ बताने की जो उनकी प्रतिक्रिया थी ना, अब भारतीय भी उसका जो है उसकी प्रतिक्रिया करने लगे। और जो प्रतिक्रिया हुई वो प्रतिक्रिया ही भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो, हम उन्हीं को उसमें पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, है ना। कि ब्रिटिशर्स लोग हम लोगों को निकृष्ट बताते थे कि आप तो नीच हैं, आप बर्बर हैं, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, हम आपको सिखाएंगे, ईश्वर ने हमें इसीलिए यहाँ पर भेजा है ना। पर जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमको लगा कि नहीं, हमारे दिल पे चोट लगी कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग हमें सिखाने वाले कौन होते हैं। फिर उनको लगा कि नहीं, हमें भी भारतीय जो ज्ञान विज्ञान है उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसका पता करना चाहिए, तब जो है। और उनको लगा कि हम फिर इनके बराबर कब हो सकते हैं, जब हम भी पढ़े लिखें और हम कौन सा आधुनिक ज्ञान विज्ञान जो है वो पढ़े लिखें, तब जाके हम इनके बराबर आ सकते हैं अंग्रेजों के, ठीक। और सामाजिक और सांस्कृतिक फिर जागरण के कारण कौन कौन से हुए? भाई ऐसे तो कोई काम नहीं हो जाता, तो ये पुनर्जागरण हुआ, जिसे पुनर्जागरण हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से यूरोप में पुनर्जागरण होता है ना, ज्ञानोदय काल के बाद में, उसी प्रकार से भारत में भी अब पुनर्जागरण हो रहा था। और इस पुनर्जागरण में निश्चित ही जो ब्रिटिश लोग थे उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका, ब्रिटिश ज्ञान विज्ञान की, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हुआ करती थी, ठीक। अब इसके देखिए बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है ब्रिटिश शासन की स्थापना। भाई ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर आए तो भारत का जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन था उसके ऊपर इनका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और उसके वजह से एक बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है भारत में। कैसे? देखिए राजा महाराजाओं के काल पर सिर्फ कुछ लोग पढ़ सकते थे, राजा महाराजा पंडित ब्राह्मण जो होते थे वही पढ़ सकते थे। अब देखिए सब लोग पढ़ सकते थे यहाँ पर। और साथ ही साथ ये अंग्रेज लोग इस मामले में बड़े सही हुआ करते थे कि ये अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो शांतिपूर्ण तरीके से, या कुछ आप मीटिंग करना चाह रहे हो या मिलना चाह रहे हो, है ना, तो ये सब चीज़ें ये करने दिया करते थे, है ना। साथ ही साथ इन्होंने, अब देखिए प्रेस का आविष्कार भारत में हो गया तो लिख कर लोग अब अपने ज्ञान विज्ञान का प्रसार करने लगे। साथ ही साथ अब रेलों का आविष्कार हो गया तो लोगों का आवागमन सुगम हो गया। जब आप भी कहीं जाते होंगे, ट्रेन में, बस में सफ़र करते होंगे, तो आप भी किसी से जब बातें करते हो मिलके बैठ के, तो आपको भी कुछ ना कुछ नया ज्ञान, कुछ नया सीखने को तो मिलता ही है ना। तो वही है, ये एक अनुकूल परिस्थितियाँ इस प्रकार से पैदा हो गई थी,
ठीक है ना। तो वो ये सब चीज़ें फिर सांस्कृतिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर क्या है, जो प्राच्यवादी लोग जो थे उनका प्रयास, प्राच्यवादी लोग क्या किया करते थे, मैंने प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद इनके बीच में क्या अंतर था ये अच्छे से आपको बताया पिछले वाले लेक्चर्स में, फिर देख लेते हैं। तो प्राच्यवादी क्या हुआ करते थे, ये भारतीय जो सभ्यता हुआ करती थी इसको पश्चिम की सभ्यता के बराबर दर्जा दिया करते थे कि आपकी जो सभ्यता है भारत की वो भी हमारे पश्चिम की सभ्यता के बराबर ही पुरानी है, और भारतीय सभ्यता जो है इसमें भी अपना ज्ञान है, अपना विज्ञान है ना, इसका भी एक महत्व है। तो ये सब चीज़ों की वजह से फिर भारतीयों को लगा कि नहीं यार, हम भी तो इनके बराबर हो सकते हैं, और इनके बराबर होने के लिए फिर और क्या करना पड़ेगा, हमारे धर्म में जो कमियां हैं, जो ये कमियां ब्रिटिशर्स और ये यूरोपीय देशों वाले जिन कमियों से पार पाके ये लोग महान बन गए, उन्हीं कमियों को दूर करके हम भी महान बन सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से फिर भारत के अतीत को इन प्राच्यवादियों ने एक प्रसिद्धि दिलवाई इन्होंने, है ना। और इन विद्वानों में देखिए सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने बनाई, है ना। फिर जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, ये विलियम जोन्स के साथ इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एशियाटिक सोसाइटी बनाने में। मैक्स मूलर, है ना, इस प्रकार के जो प्राच्यवादी हुआ करते थे, इन लोगों ने भारत के जो ग्रंथ हुआ करते थे उनका अनुवाद करना शुरू कर दिया। इंग्लिश में इन्होंने अनुवाद किया और तमाम जो भाषाएं थी उनमें अनुवाद करके और लोगों तक ये भावनाएं पहुंचाई कि देखिए भारत में भी इतने इतने ग्रंथ हैं, उनमें इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है ना। जैसे मैक्स मूलर हैं तो जो वेद है अपने, उनका ये ट्रांसलेशन करते हैं और वेदों को पढ़ते हैं और बताते हैं। जब अपना टेलीफोन का ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया था तो उस पर पहला वाक्य बोला गया था तो वो इन्हीं मैक्स मूलर के द्वारा बोला गया था, और वो संस्कृत में था, ऋग्वेद का कोई श्लोक बोला था इन्होंने, है ना। देखिए आप, तो इन लोगों की वजह से भारत में जो है वो एक माहौल इस प्रकार का बन गया प्राच्यवादियों की वजह से, ठीक है। फिर इन्हीं के द्वारा फिर आगे जो है इनसे प्रभावित हो जाते हैं और राजा राममोहन राय, राधाकांत देव, राजेंद्र लाल मिश्र, भगवान लाल इंद्रजी, M.G. रानाडे, R.G. भंडारकर, हरि प्रसाद शास्त्री जैसे और भारतीय जो विद्वान होते हैं वो भी उभर कर सामने आते हैं, और वो भी भारत में फिर इस प्रकार का माहौल पैदा करते हैं कि भारत में भी अब सुधार होना चाहिए। और अधीन राष्ट्र होने के कारण भारत के अतीत में झांकने पर इन्होंने और बल दिया। भाई अभी तो अंग्रेजों के हम अधीन हैं, तो अब हम कहाँ जाएंगे, हम अपने पर जो है अपना पास्ट है, अपना भूत है, उसमें जाएंगे और अतीत में जाके हम देखेंगे कि हम कितने महान हैं। फिर हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि पहले तो धीरे धीरे ये लोग सुधार की बात करते थे कि भैया अब भारत में देखिए अभी जातिवादी है, अभी है बहुत सारे धर्मों को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, परंतु इन लोगों ने जाके देखा कि नहीं, हमारे ग्रंथों में ही मूर्ति पूजा नहीं है। भाई सबसे पहले जो मूर्ति पूजा शुरू हुई वो कहाँ, किस जो व्यक्ति की पूजा थी, मूर्ति की पूजा हुई, तो वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा हुई। मैंने जब आपको प्राचीन भारत पढ़ा रहा था मैं आपको, तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली पूजित मूर्ति किसी व्यक्ति की थी तो वो बुद्ध की थी। हमारे धर्म में पहले, हिंदू धर्म में ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो इन लोगों ने फिर देखा कि देखिए हमारे ग्रंथों में ऐसा है ही नहीं, हमारे ग्रंथों में एकेश्वरवाद की बात हुई है ना, उपनिषदों वगैरह में। तो ये सब इन्होंने फिर जाके बताया कि देखिए फिर सुधार होना चाहिए, आज भी इन सब चीज़ों को हटाना चाहिए, ठीक। फिर जैसे हम देख लेते हैं सर चार्ल्स विल्किंसन का भी नाम आया। तो विल्किंसन जो हुआ करते थे एक अंग्रेज भारत ये हुआ करते थे और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापकों में से एक थे, जो कि विलियम जोन्स भी थे, ठीक है। इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था सबसे पहले चार्ल्स विल्किंसन ने, है ना। याद कैसे रखोगे कि भगवत गीता में क्या बताया गया है श्री कृष्ण के द्वारा, है ना, उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं ना, कि विल जिससे आपकी बड़ी हो जाए ना, तो विल्किंसन, है ना, इस प्रकार से। और जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। इसने 1838 में सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को इसने पढ़ना शुरू किया और उनको पढ़ने में सफलता भी इसने प्राप्त कर ली। और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि देखिए, अशोक के जो शिलालेख वगैरह है वो इसी लिपि में है, इसलिए अशोक के शिलालेखों को ये पढ़ने वाला आदमी पहला बन जाता है। याद कैसे रखोगे, तो अशोक एक प्रिंस था पहले, तो प्रिंस मतलब प्रिंसेप, तो प्रिंसेप जो है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। और वो देवनाम पियदस्सी वाला जो नाम है वो इसी जेम्स प्रिंसेप ने, देखिए ये बड़ा प्रिंस सा लग रहा है, तो जेम्स प्रिंसेप जो है इसने ही सबसे पहले उसको पढ़ा था, ठीक है साहब। आगे आ जाते हैं।
अब राष्ट्रीय जागरण की जो स्वस्थ भावना विदेशी शासन से मुक्ति के लिए उत्कृष्ट संकल्प के साथ साथ कभी कभी जो पुनर्जीवित हिंदूवाद के माध्यम से भी अपने आध्यात्मिक विजय पाने की बात होती थी। देखिए इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को इतना निकृष्ट दिखा दिया कि आप बर्बर हो, आपको कुछ आता जाता नहीं है ना। तो हमने एक तरीका निकाल लिया जो भारतीय राष्ट्रवादी हुआ करते थे उस काल में, कि देखिए इनसे हम हथियार में नहीं जीत सकते, इस प्रकार की शक्ति में नहीं जीत सकते, तो अब हम इनसे करेंगे आध्यात्मिक बातें कि अध्यात्म जो है उसमें भारत आपसे महान है, हमारी ऑलरेडी इस प्रकार की एक सभ्यता है जो आपसे महान है, अध्यात्म की बात करती है ना, हम भौतिकवाद में नहीं मानते हैं। इस प्रकार की फिर ये बातें करते हैं जैसा कि विवेकानंद कहते हैं। तो फिर ये सब कारणों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने लगता है और जो सामाजिक सुधारों की बात होने लगती है। फिर तीसरा कारक अगर देखें तो उत्कृष्ट रचनात्मक साहित्य हुआ करता था उस काल में। राजा राम मोहन राय हो गए और भी बहुत सारे जो लेखक हुआ करते थे अच्छे अच्छे, वो लोगों ने क्या कर दिया कि जो भारतीय साहित्य हुआ करता था उसकी रचना उन्होंने करना शुरू कर दी। प्राचीन जो अपना अतीत हुआ करता था उसके बारे में अच्छा लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो साहित्य लोगों के द्वारा पढ़ा गया तो उनको लगा कि नहीं यार, भारतीय समाज में भी अब तो परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से प्राचीन भारत की श्रेष्ठ साहित्यिक परंपराओं का आधुनिक जगत की संस्कृति के साथ जो है एक भव्य सम्मिलन कर दिया गया। यानी प्राचीन काल में हमने बता दिया कि देखो आप ये खोज करके लाए, ये तो हमारे पहले देखिए गीता में ये वाली बात बताई गई है, वेदों में हमारे यहाँ लिखी हुई है, उपनिषदों में हमारे यहाँ लिखी हुई है। तो ये सब चीज़ों की वजह से, और उनका फिर देखिए अब अनुवाद किया जाने लगा, बांग्ला में अनुवाद किया जाने लगा और मराठी में अनुवाद किया जाने लगा। तो अब क्या हुआ कि क्षेत्रीय भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाने लगा, जो पहले संस्कृत होने की वजह से किसी को समझ में नहीं आता था, तो अब वो सबको समझ में आने लगा। और उसकी वजह से अब जो है इनके दिमाग में भी ये बातें उभरने लगी कि नहीं, भारतीय धर्म में और भारतीय समाज में भी सुधार होना चाहिए। चौथा कारक आ जाता है जो ईसाई धर्म प्रचारक हुआ करते थे, उनका दुष्प्रभाव। जो 1813 में मिशनरियाँ भारत में आई थी, ईसाई मिशनरियाँ, उन लोगों ने क्या कर दिया कि भारतीय लोगों पर हर तरफ से वो ईसाई धर्म जो है वो थोपने में लगे हुए थे। कुछ भी बात हो वो सिर्फ अपना धर्म थोपने में लग जाते थे। नाम तो करते थे कि हम जो है कि भारत में अंधविश्वास को मिटाने आए हैं, परंतु ये क्या करते थे, हमारे देश वाले अंधविश्वास को तो ये गलत बताते थे और अपना वाला अंधविश्वास हम पे ये थोप देते थे। यानी हम तंत्र मंत्र करें तो वो गलत है, परंतु ये लाई जो ऐसा कुछ करते हैं वो ठीक है। इस प्रकार से ये लोग क्या करते थे, जो जनजातियाँ वगैरह हुआ करती थी उनके पास जाते थे और उनको बोलते थे देखो आपका भगवान है एक, हमारा एक भगवान है, अब लाओ पानी लाओ, तो पानी लाते थे। अब इन भारतीय भगवान जो होते थे देवता, उनकी मूर्ति तो वो पत्थर की बना लेते थे और अपने ईसा मसीह की मूर्ति जो है वो लकड़ी की बना लेते थे। फिर देखते थे देखो ये हमारा भगवान, ये आपका भगवान, देखते हैं कौन पानी में डूबता है, तो रख देते थे। तो भारतीय जो देवता होता था उसकी मूर्ति डूब जाती थी। तो कहते देखो ये देवता खुद ही नहीं बच पा रहा, खुद ही डूब गया है, और हमारा वाला देखो तैर रहा है, तो हमारा वाला देवता ही आपको बचाएगा, ये नहीं बचाएगा, इसलिए आप जो है ये धर्म स्वीकार करो। और जनजातीय लोग बेचारे इतने सीधे साधे लोग हैं, उनको इन दुनियादारी के बारे में पता नहीं था। ठीक है, परंतु कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया, बाहर निकले, तो उनको पता लगा कि नहीं ये तो पागल बना रहे हैं हम लोगों को, है ना, ये तो हमारा धर्म हमसे छीन लेंगे। तो जब इनको लगा कि नहीं भैया ये सब तो गलत हो रहा है, तो ये भी एक भारत में फिर जो सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि नहीं, ये जो चीज़ें बोल रहे हैं हम लोगों को, ये हमें बता रहे हैं कि आपके धर्म में इतनी बुराइयां हैं, और फिर इन बुराइयों का सहारा लेकर वो कन्वर्ट करवा ले रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन बुराइयों को ही समाप्त करना पड़ेगा, ताकि हम जो है हमारा धर्म सुरक्षित रह सके, हमारा समाज सुरक्षित रह सके, है ना। जो भी भारत में समाज में जो कुरीतियाँ वगैरह हुआ करती थी उनमें सुधार होने की फिर बातें होने लगती है। ठीक है, और अब इस सुधार में सबसे पहले जो पहल करते हैं वो होते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो कौन होते हैं, इनके बारे में जानकारी हम हासिल करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अब जो वृहत्तर जनता को प्रभावित और सम्मिलित करे ऐसा एजेंडा बनाने की एक ज़रूरत आ गई थी कि कुछ ऐसा एक एजेंडा बनाया जाए, कुछ ऐसा डिस्कोर्स सेट किया जाए कि जो बहुत सारी जो जनता है, वृहत्तर जनता है, वो उसमें आ सके और वो अपने आप को कनेक्ट उससे महसूस कर सके। और ये इसका बीड़ा सबसे पहले उठाते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो कौन हुआ करते थे, तो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज हुआ करते थे उसके एक यूरेशियाई अध्यापक ये हुआ करते थे। और
ये जो है बड़े ही अब स्कूल कॉलेज में ये बहुत फेमस हुआ करते थे और इनके विचार जो हैं ये बहुत स्पष्ट हुआ करते थे अपने विचारों में। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का उनको पता था, उनकी फिलॉसफी इनको पता थी, है ना। तो इन्होंने डिबेटिंग क्लब वगैरह बनाए और इन डिबेटिंग क्लब्स में फिर डिबेट हुआ करती थी महत्वपूर्ण मुद्दों पे, जैसे जाति प्रथा हो गया, है ना, छुआछूत हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, ऐसी बातों पर फिर वहाँ पर डिबेट हुआ करती थी, है ना। तो लोग जो जवान लोग थे वो खूब इनसे प्रभावित होते हैं। देखिए जो जवान लोग होते हैं वही किससे हिचकते नहीं है, वो परिवर्तन से कभी नहीं हिचकते। बूढ़े लोग बहुत परिवर्तन से हिचका करते हैं, उनको लगता है नहीं यार जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। इसलिए देखिए अपनी जवानी में हर कोई आदमी कम्युनिस्ट होता है। अब कम्युनिस्ट आदमी क्या करते हैं, कम्युनिस्टों को चाहिए हर बात चेंज, उनको चाहिए स्टेटस को, उनको नहीं चाहिए। इसलिए ये क्या करते हैं, अब आप भी अपनी ज़माने में जो है वो आप मानो या ना मानो आप कम्युनिस्ट हो। आप देखिए आप बहुत सुधार की बातें करते होंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सड़क देखिए सीधी साफ़ होनी चाहिए, ट्रेन में देखिए इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए, यही तो करते हैं कम्युनिस्ट लोग। और क्या करते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। आप भी तो यही करते हैं, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इनसे प्रभावित बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स वर्ग जो हुआ करता था, स्टूडेंट वर्ग इनसे प्रभावित हो जाता है ना। परंतु ये जो दल हुआ करता था इनका यंग बंगाल नाम का, ये यंग बंगाल नाम का जो आंदोलन हुआ ये थोड़ा विवादास्पद हुआ करता था। क्यों विवादास्पद हुआ करता था, क्योंकि ये सामाजिक विद्रोह इसने कर दिया था एकदम पूरा कि नहीं जाति पाति नहीं होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि मांस मत खाओ और दारू मत पियो, इसकी वजह से आप नरक में जाओगे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो मांस पे रहेंगे, हम तो दारू भी पियेंगे। ऐसा काम ये लोग करने लगते हैं। साथ ही साथ जो हिंदू धर्म में जो सामाजिक कुरीतियाँ वगैरह होती है, जो धार्मिक रूढ़िवाद होता है, उसको ये खूब चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं, गंभीर चुनौती। इसकी वजह से देखिए सुधार कभी भी होता है तो वो धीरे धीरे ही आता है। एकदम से आप जो है रेडिकल सुधार लाने की कोशिश करोगे तो आप असफल ही होगे, जनता आपको नकार देगी, है ना। ठीक है, उन्होंने देखिए 1838 में, माफ़ कीजिएगा, 1838 में सामान्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना कर दी थी, यंग बंगाल सोसाइटी, है ना। तो इसकी स्थापना उन्होंने कर दी थी 1838 में सामान्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिसमें ये क्या करते थे, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो भी विभिन्न मुद्दे हुआ करते थे उन पर बहस किया करते थे, ठीक है ना। और फिर सामाजिक सुधारों का ये समर्थन किया करते थे, जैसे जातिगत विधान जो है वो उनमें सुधार आना चाहिए कि क्यों ये जाति है कि ये जाति वाला सिर्फ यही काम कर सकता है, फला जाति वाला फला काम कर सकता है ना। तो इन सब चीज़ों पर ये सुधार का समर्थन करते थे। साथ ही साथ बाल विवाह की ये बात करते थे कि बाल विवाह प्रतिबंध होना चाहिए, है ना, क्योंकि भारत में खूब बाल विवाह हुआ करते थे और अभी भी बाल विवाह तो होते ही हैं। आखा तीज सुना होगा आपने नाम, आखा तीज में राजस्थान वगैरह में खूब बाल विवाह होते हैं। तो बाल विवाह पर इन्होंने प्रतिबंध की बात की। जो कुलीन लोग हुआ करते थे उनके बहुपत्नीवाद पर इन्होंने प्रतिबंध की बात कही कि जो कुलीन लोग होते हैं वो बहुत सारे विवाह कर लेते हैं और उन विवाह के बाद में उन पत्नियों को का वस्तुकरण हो जाता है, उनको सिर्फ वो अपनी संपत्ति समझने लगते हैं पत्नियों को। वो कहते नहीं कि पुराने ज़माने के लोग ऐसा कहा करते थे कि पत्नी तो पैर के जूते के बराबर हुआ करती थी। तो वो उनको अधिक से अधिक संपत्ति और स्त्रियां या बीवियां अर्जित करना जो है उनके शान शौकत माना जाने लगा था। तो ये जो है ये विरोध करना शुरू करते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ऐसे करेंगे, हम और आप भी तो यही कहेंगे कि ये पॉलीगैमी समाप्त होनी चाहिए, ठीक है। फिर विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। हुआ क्या करता था प्राचीन काल में अपने यहाँ की विधवा हो गई फिर उसकी शादी नहीं हो सकती थी, है ना। जैसे एक बार मैंने आपको, जब मैं आपको हमीर देव के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक वो श्लोक सुनाया था, है ना, सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो इसमें था ना त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। त्रिया तेल मतलब यानी स्त्री का विवाह सिर्फ एक बार हो सकता है, दोबारा नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती है, ये प्राचीन काल में ये मानसिकता तो दिखाती है कि भाई एक बार शादी हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती। तो जो विधवा हो गई है उसका दोबारा से विवाह नहीं किया जा सकता, आप उसको अपना सिर मुंडवा लेना पड़ेगा और सिर मुंडवा के फिर आपको वो सफ़ेद वस्त्र धारण करके सारी उम्र आपको बितानी पड़ेगी। तो ये कहते हैं कि भाई ये तो गलत बात है ना। अब कोई जो बच्ची है उसका विवाह कर दिया जा रहा है 7 साल की उम्र में और उसका पति है उसका 50 साल का, और फिर ये पति तो मर जाएगा 2-4 साल में। तो ये बेचारी 12-14 साल की जब ये जवान होती थी तब तक तो ये विधवा हो जाती थी, है ना। फिर इसका विवाह दोबारा हो नहीं सकता ना। तो ये इन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को तो गलत ही लगेगा, तो ये इसका विरोध करते हैं, ठीक है। फिर भी देखिए ये चाहते थे वो वांछित सुधार ये ला नहीं पाए। क्यों नहीं ला पाए, एक तो देखिए ब्रिटिश और अंग्रेजी शिक्षा में इनकी पूरी आस्था हुआ करती थी,
है ना। ये सोचते थे कि जो ब्रिटिश एजुकेशन है, ब्रिटिश ज्ञान विज्ञान है, वही भारत का कल्याण कर सकता है। तो ऐसे इनकी सोच हुआ करती थी, तो ज़्यादा भारतीय लोगों ने इनको स्वीकार नहीं किया। फिर जो पश्चिमी बुद्धिवाद और विज्ञान प्रेम जो था, उसने भी भारतीय जन समूह से अलग कर दिया इनको, क्योंकि भारतीय लोग चाहते थे कि नहीं, भारत में जो ज्ञान विज्ञान जो आए, जो सुधार आए, वो भारतीय ज्ञान विज्ञान के तौर पर, भारतीय ग्रंथों के, भारतीय साहित्य के हिसाब से आए, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के तरीके से नहीं आए। इसलिए देखिए फिर ये ज़्यादा फेमस कोई नहीं हो पाते हैं, और इनका आंदोलन भी फिर जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है हेनरी विवियन डेरोजियो की, उसके बाद में ये जो है ये आंदोलन भी इनका समाप्त हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप और पढ़ लीजिएगा, देखिए कास्टिज्म, सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास, वर्शिप, है ना, आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये डिबेट्स करते हैं इन सब चीज़ों में कि कैसे गलत है, कैसे नहीं गलत है ना। विमेन राइट्स की ये बात करते हैं। ट्रेडिशंस और जो कस्टम्स हुआ करते थे गलत, है ना, कि सती प्रथा हो गया, बोले हमारा ट्रेडिशन है, ये तो हमारे रीत है हमारे देश की, कि अगर पति मर जाएगा तो पत्नी को भी साथ में मरना पड़ेगा। भाई जब ऐसी रीत है तो पत्नी मर जाएगी तो पति को भी मरना चाहिए, है ना भाई। सातों जन्म निभाने के कस्में तो दोनों खाते हैं, परंतु नहीं, जो अपनी सुविधा के अनुसार है वो ठीक है, वो हमने ग्रंथों में लिख दिया। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। अब फिर वो नास्तिकता उनकी हुआ करती थी। ये सबके सामने इन्होंने घोषित कर दिया कि हम नास्तिक हैं, हम किसी ईश्वर में नहीं मानते हैं। हालांकि नास्तिक होने का मतलब वैसे तो होता है कि जो वेदों की सत्ता में नहीं मानता हो वो नास्तिक होता है, परंतु इन्होंने कहा कि हम नास्तिक हैं। और नास्तिक होने का मतलब नॉर्मल लोग यही समझते हैं कि जो ईश्वर में नहीं मानता है वो नास्तिक है। तो इन्होंने नास्तिक अपने आप को घोषित कर दिया। और भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या है वो अपने आप को किसी न किसी धर्म से संबद्ध रखती है, तो नास्तिक आदमी को कभी भारतीय जनता स्वीकार नहीं करेगी। तब तो छोड़ो, आज भी नहीं करेगी। अगर आज भी कोई खड़ा होकर कह दे, आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति में धर्म कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म के नाम पे पार्टियां बनती है, बिगड़ती है, लोग सत्ता में आते हैं, सत्ता से हट जाते हैं, दंगे हो जाते हैं धर्म के नाम पे, है ना। इसलिए देखिए धीरे धीरे इनका आंदोलन धार खोने लगता है। और फिर जैसे जैसे इनके जो अनुयायी होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर बूढ़े होने के बाद वो भी देखिए जो जवानी में कम्युनिस्ट हुआ करते थे, वो आके फिर बुढ़ापे में आके फिर वो उनका जोश ठंडा पड़ जाता है कि नहीं भाई, जब जैसा है वैसा चलने दो। ठीक, तो इस प्रकार से बाद में इनका जो है आंदोलन समाप्त हो जाता है। कोई ज़्यादा प्रभाव जो है वो नहीं छोड़ पाता, कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है ये यंग बंगाल आंदोलन नहीं छोड़ पाता है। तो आप इसका याद रख लेना। एक तो इसमें हेनरी विवियन डेरोजियो बंगाल हिंदू कॉलेज जो हुआ करती कलकत्ता की, उसमें ये शिक्षक हुआ करते थे। ठीक है साहब, बाकी ये क्या क्या करते थे, डिबेटिंग क्लब इनका हुआ करता था, है ना। और इनके सामाजिक सुधार वालों के मुद्दे सबके एक जैसे ही हुआ करते थे। ठीक, अब आ जाते हैं बंगाल का पुनर्जागरण। ठीक, तो पुनर्जागरण देखिए, शिक्षित भारतीय कुलीनों का एक प्रत्युत्तर जो है वो प्रबोधन काल के बाद में बुद्धिवाद की रोशनी में हिंदू धर्म का अंदर से सुधार करने का उद्देश्य इनका होता है ना। तो प्रबोधन काल कौन सा था? जो पश्चिमी यूरोप में आया प्रबोधन काल, ज्ञानोदय काल जिसे कहते हैं, जिसमें फिर तर्कवाद पर बल दिया जाने लगा। तो भारत में भी ऐसा तर्कवाद जो है, ऐसा प्रबोधन काल भारत में आता है, जिसे बंगाल का पुनर्जागरण की संज्ञा भी दे दी जाती है ना। ठीक है, आगे आ जाते हैं। और बंगाल के जो ये आंदोलन चल रहा था बंगाल में, इसका आरंभ किसने किया? तो वो राजा राम मोहन राय करते हैं, है ना। तो राजा राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय, ये इसकी शुरुआत करते हैं। भारतीय जो बंगाल का पुनर्जागरण होता है उसकी, बंगाल से ये शुरुआत इसकी करते हैं। और इन्हीं को अक्सर आधुनिक भारत का जनक भी कह दिया जाता है कि आधुनिक भारत के जनक कौन है? तो राजा राम मोहन राय थे। ये देखिए ये सवर्ण कुलीन लोगों में से ही हुआ करते थे, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त के बाद में बंगाल में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था। उन्हीं में से ये एक हुआ करते थे। ठीक है ना। फिर राजा मोहन राय ने क्या किया? 18वीं सदी में जो अरबी और फारसी साहित्य हुआ करता था उसको इन्होंने पढ़ा, और उस साहित्य से इन्होंने बहुत सारा बुद्धिवाद जो है वो ग्रहण किया, ज्ञान वहाँ से इनको मिला। अब देखिए आगे चलकर इन्होंने वेदांत जो एकेश्वरवाद हुआ करता था उसका भी इन्होंने अध्ययन किया, यानी उपनिषद वगैरह इन्होंने पढ़ी। ठीक है। फिर ये कलकत्ता आया 1815 में, और कलकत्ता में 1815 में आकर ये जो ईसाई एक सत्तावाद हुआ करता था उसको भी इन्होंने पढ़ा। तो उनको लगा कि नहीं, ये सारे धर्म देखिए एकेश्वरवाद की बात करते हैं, और सारे धर्मों में कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो सेम है ना। सभी धर्मों को कुछ उद्देश्य तो ऐसे हैं जो सारे सेम ही है, यानी मार्ग अलग अलग हो सकते हैं मगर लक्ष्य सबका एक है ना। तो ये सब इतने सारे ज्ञान प्राप्ति करते हैं। उसके बाद में जो है ये
पहले ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें ये जॉब क्या करते थे, उसमें ये जॉब के अंग्रेजों के उसमें जॉब क्या करते थे, ये बाद में ये छोड़ देते हैं और 1814 में वापस कलकत्ता आके फिर अपना जो है ब्रह्म समाज जो आंदोलन हुआ करता था उसकी शुरुआतें वहाँ पर आके सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआतें कर देते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने देखिए जब ये इनको ज्ञान प्राप्ति होगी, जैसे जब भी आप भी अब पढ़ोगे GS1 पढ़ोगे, है ना, उसमें आप देखोगे दुनिया का ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, तब आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और वो ज्ञान मिलने के बाद आप भी अपने जो आसपास के लोग हैं उनको ज्ञान देना शुरू कर दोगे, क्योंकि ज्ञान ये आदमी से रुका जाएगा नहीं, बाद में वो देगा, बिल्कुल देगा, है ना। तो आप भी इधर उधर फिर बोलोगे कि नहीं देखिए ऐसा नहीं, ऐसा होता है, अमेरिका में भी ऐसी क्रांति हुई थी, फ्रांस में भी ऐसी क्रांति हुई थी, भारत में भी ऐसी क्रांति हुई थी, ऐसा है वो, तो फिर आपको कोई भड़का नहीं पाएगा, आपको भी लगेगा फिर कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है ना। तो अब इनको लगा कि भैया हमने अपना जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया, अरबी फारसी साहित्य पढ़ा, भारतीय साहित्य पढ़ा, ईसाईयत साहित्य पढ़ा, अब इनको लगा कि ईसाई श्रेष्ठता की जो दावा किया करते थे मिशनरी, अब उसको ये चुनौती देने के लिए हो जाते हैं। भाई ज्ञान आपके पास है तभी तो आप किसी को चुनौती दे पाओगे, है ना। तो अब ये उसकी चुनौती देने के लिए ये तैयार हो जाते हैं और बुद्धि की रोशनी में हिंदू धर्म का इनका उद्देश्य हो जाता है कि बुद्धि की रोशनी में मैं हिंदू धर्म का सुधार करूंगा अब, ठीक है। इसलिए उन्होंने उस शुद्ध रूप का सहारा लिया जो वेदांत ग्रंथों में पाया जाता था, यानी कि अब जो ये पंडित मौलवी जो ये जिन्होंने व्याख्या कर दी हमारे ग्रंथों की, वो है ही नहीं है, ठीक है, वो ठीक ही नहीं है। मैंने पढ़ा ये सब, इन्होंने उपनिषद पढ़ी, इन्होंने वेद पढ़े, तब इनको लगा कि नहीं ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। उसी के आधार पर तो इन्होंने कहा मूर्ति पूजा, पुरोहिती और बहुदेववाद की इन्होंने निंदा कर दी, है ना, और बंगला में उपनिषदों का अनुवाद कर दिया, बंगला भाषा में उपनिषदों का अनुवाद कर दिया इन्होंने, ताकि आम लोग भी उसको पढ़ पाए। और उन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में की जाती है तो गलत है, हमारे ग्रंथों में इसका निषेध किया गया है। जो पुरोहितवाद चल रहा है अपने यहाँ कि ऐसा पुरोहित ये कराएंगे कर्मकांड, ये नहीं है। बहुदेववाद, अलग अलग देवताओं को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब है ही नहीं हमारे धर्म में, है ना। तो ये सब जो है उनको पढ़ के इनको पता लगता है। और प्राचीन हिंदू ग्रंथ जो है वो स्वयं भी एकेश्वरवादी हुआ करते थे। ये लोग ये पढ़ते हैं ग्रंथों को और उसके बाद में ये बात बताते हैं। अब देखिए राजा राम मोहन राय के कुछ साहित्यिक कार्य हम देख लेते हैं, इन्होंने कौन कौन सी किताबें वगैरह लिखी। तो तुहफत उल मुवाहिदीन इन्होंने लिखी, फिर वेदांत गाथा इन्होंने लिखी, वेदांत सार का संक्षिप्तीकरण इन्होंने लिखा, केनोपनिषद लिखा, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, हिंदू धर्म की रक्षा, द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये याद रखना, ये बाकी ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कान में पढ़िए, ये आप याद रखना। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने लिखा। फिर द यूनिवर्सल रिलीजन, भारतीय दर्शन का इतिहास, गौड़ीय व्याकरण, इस प्रकार के इन्होंने साहित्यिक कार्य भी की, साहित्यिक रचनाएं भी इन्होंने की, है ना। राम मोहन राय जो है वो राय का जो पहला संगठन बंगाल में ये स्थापित करते हैं कलकत्ता में, उसका नाम होता है आत्मीय सभा, जो कि 1815 में गठित माफ़ कीजिएगा 1815 में स्थापित की जाती है। बाद में यही आत्मीय सभा 1828 में आकर ब्रह्म समाज का रूप ले लेती है ना। और जो शिक्षित मध्यवर्गीय बंगाली हुआ करते थे वो इस धार्मिक आंदोलन का प्रमुख रूप से उभर कर सामने आते हैं, है ना, क्योंकि मध्यवर्गीय लोग हैं, वही इनके जो इन्होंने लिखा वो सब पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि नहीं हाँ भाई हमारे ग्रंथों में ऐसा है ही नहीं है तो सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। तो वो फिर एकेश्वरवाद के मूल सिद्धांत पर ये बल देते हैं और जो मध्य वर्ग है उभर कर आता है इनके आंदोलन में सामने। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ये इंग्लैंड चले गए होते हैं, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए इसके पीछे भी एक कहानी है, इनको राजा नाम कैसे मिला। तो जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो भारत का जो सम्राट हुआ करते थे, मुगल सम्राट, वो हुआ करते थे अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय जब ये लंदन जा रहे होते तो इनको बुलाते हैं कि आप यहाँ आओ और आप जाना इंग्लैंड में और वहाँ की सरकार से जाके कहना कि मेरे को टाइम टू टाइम पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि अब तक जो है जो सम्राट हुआ करते थे वो शाह आलम द्वितीय के बाद से देखिए पेंशन भोगे हो जाते हैं इनके। तो अब इनको पेंशन का मुद्दा था, तो भाई मेरे पेंशन के बारे में आप जाके उधर बोलना कि भाई मेरे को पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही है। और फिर इन्हीं अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। इनका असली नाम तो राम मोहन राय हुआ करता था, तो फिर इनको राजा की उपाधि दी थी, इसलिए राजा राम मोहन राय इनका नाम फिर पड़ जाता है। और जब ये इंग्लैंड जा रहे होते हैं तो जो अंधविश्वासी भारतीय लोग होते हैं, जो अंधविश्वासी इनके समाज के लोग होते हैं, उनको कहते हैं कि भैया समुद्र पार करके मत जा, तुझे पाप लगेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो सिंधु को पार करके गया, सिंधु मतलब समुद्र, तो जो सिंधु को पार करके गया उसको पाप लगेगा।
है ना। तो जब ये कहते हैं, ये इस धारणा को भी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अंधविश्वास तोड़ने वाले ये थे कि नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है। पर ये वहाँ पर जाते हैं इंग्लैंड में, और वहाँ पर जाके ये बीमार हो जाते हैं, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लोग कहते हैं देखो हमने कहा था कि मत जाओ सिंधु पार, लग गया पाप, मर गए लोग। इस प्रकार से भी बातें हो जाती है। कभी कभी जो इत्तेफाक हो जाता है उससे भी लोग ऐसा बता देते हैं, ठीक है ना। इनकी मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज आंदोलन का नेतृत्व संभाल लेते हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर, है ना। इसे इन्हें आप देवेंद्रनाथ टैगोर भी कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक बेहतरीन सांगठनिक ढांचा और वैचारिक सुसंगति से इसको लैस कर दिया, ठीक है ना। बाद में देखिए इस आंदोलन को कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों तक से जो सीमित वर्ग हुआ करता था उससे बाहर निकालने की इसको जरूरत पड़ी। तो वो वास्तविकता में इसको बाहर निकालते हैं केशव चंद्र सेन और विजय कृष्ण गोस्वामी 1860 ईस्वी के आसपास, है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर के काल में, राजा राममोहन राय के काल में तो ये बंगाल तक ही सीमित रहता है। इसको बाहर लेके जाने वाले होते हैं केशव चंद्र सेन और विजय कृष्ण गोस्वामी। ये देखिए ये है केशव चंद्र सेन, ठीक है ना। गोस्वामी जो विजय कृष्ण गोस्वामी हुआ करते थे, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और वैष्णववाद की जो लोकप्रिय धार्मिक परंपरा थी उसकी खाई को इन्होंने पाट दिया। और सेन ने अपना मुख्य ध्यान किस पर रखा, इन्होंने मुख्य ध्यान अपना रखा गंगा के जो पूर्वी मैदान थे और जो पश्चिमी रंग में रंगे हुए बंगाली थे ना, वहाँ उन लोगों तक इन्होंने इस आंदोलन को पहुँचाया। किसने? केशव चंद्र सेन ने। और फिर आंदोलन को बाहर बंगाल से दूसरे प्रांतों में भी ये लेके गए केशव चंद्र सेन। और जो मिशनरी कार्यकलाप हुआ करते थे वो ब्रह्म आंदोलन को केशव सेन का एक प्रमुख योगदान हुआ करता था। तो जिस प्रकार से ये ईसाई मिशनरियाँ कार्य करती थी उसी प्रकार का मिशन जो है केशव चंद्र सेन भी जो है मिशनरियों का कार्य शुरू कर देते हैं भारत में। और समाज सुधार जो है उन पर ध्यान देना केशव चंद्र सेन शुरू कर देते हैं। ये जाति प्रथा के पर आक्रमण करते हैं, स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, है ना, ठीक है। विधवा पुनर्विवाहों के लेकर, अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देने के लेकर ये बातें उठाने लगते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ ये जो ब्रह्म प्रचारक हुआ करते थे उनकी जातिगत स्थिति का भी प्रश्न ये उठाते हैं। उससे पहले जो ब्रह्म प्रचारक हुआ करते थे वो केवल ब्राह्मण हुआ करते थे, परंतु ये कहते हैं कि भाई सिर्फ ब्राह्मण क्यों होगा जो ब्रह्म प्रचारक होगा। तो ये एकदम पूरा अतिवाद तक चले जाते हैं। हालांकि देखिए अब तक सुधार हो रहा है, परंतु हिचक के लोग सुधार कर रहे हैं। कुछ लोगों में थोड़ा सा जो है क्या है, जैसे कुछ लोग थोड़े से मॉडर्न होते हैं और कुछ चीज़ें तो उनको ऐसे चाहिए, कुछ चीज़ें उनको ऐसे चाहिए, है ना। कि वाइफ तो भैया पढ़ी लिखी हो, इतना तो मैं मॉडर्न हूँ, पर मुझे वाइफ तो चाहिए कि भैया घर पे खाना ही बनाए, बाहर ना जाए और मेरे पैर दबाए, ये हो ऐसा। तो लोग उस काल में थोड़े थोड़े मॉडर्न हुआ करते थे। तो जब इन्होंने कहा कि भैया सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों करेंगे जो है प्रचारक का काम, क्यों नहीं अलग जाति वाले हो सकते हैं, तो फिर जो है इनमें फूट भी पड़ जाते हैं, क्योंकि एकदम ये अतिवादी हो जाते हैं, है ना। बुनियादी तौर पर देखें फिर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ ठाकुर के बीच में यहीं पर विभाजन आ जाता है। केशव चंद्र सेन पूरा अतिवाद तक जाते हैं, पूरा सुधार चाहते हैं, मगर देवेंद्रनाथ ठाकुर जो थे वो हिंदू धर्म में रह के ही थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से सुधार करने की कोशिश करते थे। परंतु है ना, केशव चंद्र सेन क्या किया करते थे कि भैया सुधार अगर आपको चाहिए तो सामाजिक प्रगति अगर आपको चाहिए तो आपको सामाजिक प्रगति जो है वो सुधार से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो मानते थे। यानी कि कोई भी चीज़ सामाजिक प्रगति और सुधार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु देवेंद्रनाथ ठाकुर जो थे ये क्या कहते थे कि भाई ये हिंदू समाज से जुड़ाव बनाए रखना चाहते थे, है ना। ये है देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे देवेंद्रनाथ टैगोर? तो रविंद्रनाथ टैगोर का आपने नाम सुना है, उनके बापू थे, पिताजी हुआ करते थे उनके, है ना, ठीक है। और केशव सेन के अनुयायियों ने फिर 1866 में अपना ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना लिया, भारतीय ब्रह्म समाज इन्होंने बना लिया, भारतीय ब्रह्म समाज इन्होंने बना लिया 1866 में। ये डेट याद रखना, ईयर। तो 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ब्रह्म समाज बना लिया। केशव चंद्र सेन जो थे उनके अनुयायियों ने कि भाई हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम तो पूरा का पूरा सुधार करेंगे, ठीक है। और जो देवेंद्रनाथ के अनुयायी थे वो जो मूल ब्रह्म समाज हुआ करता था उसी में ये रह गए, उसकी पहचान बनाए रखने की कोशिश ये करते रहे, ठीक है। अब देखिए इनमें भी आगे धीरे धीरे ये भारतीय परंपराओं में लगातार जो भी इनको जो दुविधा होती थी, जो भी आधुनिकीकरण की बात होती थी, सारे की चीज़ें ये अपने उसका उद्भव भारतीय परंपराओं में ढूंढने लगते थे कि नहीं ऐसा, माफ कीजिएगा सॉरी, तो कि ये वाला आविष्कार हो गया, ये तो हमारे देश में पहले ही होता था, यह वाला आविष्कार हो गया, ये तो हमारे देश में पहले ही होता था, ऐसा, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पर पहचान का संकट आ जाता है ब्रह्म समाज के सामने, ठीक है।
कुछ ब्रह्म समाजी ऐसा हुआ करते थे कि अपने आप को वो हिंदू समाज से अलग दिखाने की कोशिश करते थे, और कुछ ऐसे थे जो हिंदू समाज के अंदर ही रहकर जो है वो सुधार की बात किया करते थे कि नहीं भाई हम तो हिंदू समाज के अंदर ही हैं, पर इसमें थोड़ा सा ऐसे सुधार चाहते हैं। कुछ ऐसे थे कि यार ये जाति वाति कुछ नहीं होती, ये सब एकेश्वरवाद ये होना चाहिए, मूर्ति पूजा सब गलत है, एकदम कट्टर अड़े हुए होते थे, है ना। तो वो लोग थोड़ा सा अगर हिंदू धर्म से बाहर भी अगर वो जाना चाहते थे तो चले जाते थे। फिर देखिए ये संकट उस वक्त जो है गहरा जाता है जब ब्रह्म विवाह कानून यानी ब्रह्मो मैरिज एक्ट पारित हो जाता है 1872 में, ठीक है ना। इस एक्ट में क्या होता है, तो ब्रह्म विवाहों को ये वैध ठहराता है। ब्रह्म विवाह क्या होते थे, यानी अंतर्जातीय और विधवा विवाह जो होते थे उनको ब्रह्म विवाह कह देते थे। तो इन विवाहों को ये वैध ठहराता था। ब्रह्म विवाह अधिनियम कानून होता था 1872 का, ये याद रखना। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो देखिए उसमें क्या कि अंतर्जातीय विवाह और जो विधवा विवाह हुआ करता था उसको स्वीकृति मिल जाती है। तो पर उसकी एक शर्त हुआ करती थी कि जो ये शादी करेगा फिर वो अपने आप को गैर हिंदू घोषित करे। इसलिए फिर देखिए ये कानून ज़्यादा फिर लोकप्रिय होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर आगे चल के देखिए ये केशव चंद्र सेन जो हुआ करते थे वो भी अपने जो इनका अतिवादी रवैया हुआ करता था, जैसे जैसे उम्र ढलती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फिर वो वापस से उसी मोड में आ जाता आदमी की नहीं भाई यथास्थितिवादी बन जाता, जैसा है चलते रहने हिंदू। फिर ये भी कहते हैं भैया देव विमुख विवाह जो होते हैं उनकी निंदा करते हैं कि भैया ऐसा देव विमुख विवाह हमको नहीं चाहिए, ब्रह्म विवाह जो थे ये नहीं चाहिए। और फिर आगे चलकर ये हिंदू सन्यासी हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस, देखिए रामकृष्ण परमहंस, इनके प्रभाव में ये आगे आ जाते हैं धीरे धीरे ये, ठीक है। फिर 1878 में ब्रह्म समाज फिर से टूट जाता है। जो केशव चंद्र सेन वाला ब्रह्म समाज था अपना भारतीय ब्रह्म समाज वो टूट जाता है। अब क्या होता है, अब देखिए अब तक केशव चंद्र सेन क्या करते थे, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। अब इनकी एक बेटी होती है नाबालिग बेटी की यह शादी करवा देते हैं कूच बिहार के राजा के साथ। तो ये तो विधवा ये तो बाल विवाह हो गया। तो जिस चीज़ के लिए ज़िंदगी भर रोते रहे कि नहीं करना चाहिए, इनको लगा नहीं अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं ना, राजा से शादी हो रही है, भाड़ में क्या अपना ये विचारिए। तो इनने फिर विवाह कर दिया कूच बिहार के महाराजा के साथ में, केशव चंद्र सेन ने। तो ये किया तो इनके जो अनुयायी हुआ करते थे कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, आपने हमें ये सिखाया, जनता को हम सिखा के आ रहे हैं, कल को हम उनको जाके बोलेंगे कि बाल विवाह मत करो, हमारे मुंह पर जूता मारेंगे वो लोग। तो भाई वो लोग इनसे अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर केशव चंद्र सेन का जो अपना जो भारतीय ब्रह्म समाज हुआ करता था वो भी टूट जाता है, और इसके जो अनुयायी हुआ करते थे वो अलग हो जाते हैं और अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज बना लेते हैं। और केशव चंद्र जो सेन थे वो 1881 में नवो विधान बना लेते हैं, है ना। नवो विधान नाम से अपना अलग से बना लेते हैं, पर यह नवो विधान बाद में ज़्यादा चलता नहीं है। और ये इनके सुधार जो थे उससे वो कुलीन समूह हुआ करते थे बंगाल के, तो वहीं तक जो है इनके बनकर रह जाते हैं। और फिर आगे जो है वो क्या आ जाता है, हिंदू सुधारवाद के बजाय हिंदू पुनरुत्थानवाद आ जाता है। देखिए सुधारवाद और पुनरुत्थानवाद में क्या फ़र्क है। सुधारवाद मतलब जाति प्रथा में देखिए गलत है, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सुधारवाद है ना, ये मूर्ति पूजा ये सब नहीं होनी चाहिए। और पुनरुत्थानवाद में क्या आ गया, अच्छा ये आपने एरोप्लेन की खोज कर ली, एरोप्लेन की खोज तो हमारे उसमें पहले से ही थी। अच्छा आपने फ़ोन का आविष्कार कर लिया, ये फ़ोन का आविष्कार तो हमारे धर्म में पहले से ही था। अच्छा आपने ये बना लिया, ये तो हमारे धर्म में पहले। यानी हर चीज़ को अपने उससे जोड़ के देख लो, और अपनी चीज़ को हर चीज़ को सही बताने जब आप लग जाओ कि देखिए जाति प्रथा तो सही ही है, इससे तो क्या होगा कि हर आदमी अपने अपने जाति का काम करता रहेगा तो उससे कौशल विकास होगा, ये वो तमाम उसके उदाहरण दे दे के ये अपना उसको सही बताने लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जब होगी उसको कहते हैं धार्मिक पुनरुत्थानवाद। और अभी देश में जो अभी चल रहा है करंट में वो धार्मिक सुधारवाद की या किसी भी सुधारवाद की बात नहीं हो रही है, वो सिर्फ पुनरुत्थानवाद चल रहा है देश में। अभी भी जो धार्मिक उन्माद भारत देश में चल रहा है ना अभी करंट में, वो इसी प्रकार से चल रहा है, पुनरुत्थानवाद वो चल रहा है। इस धार्मिक उन्माद का हासिल क्या होता है, इसी धार्मिक उन्माद, ये अब थोड़े इसके बाद में धार्मिक उन्माद ही शुरू हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ से धार्मिक उन्माद होना शुरू हो जाता है बाद में आगे। और उस धार्मिक उन्माद की परिणति कहाँ जाके होती है, लास्ट में पाकिस्तान के विभाजन के रूप में उसकी परिणति होती है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर जो है हम, अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, ये भी हम
पढ़ लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी थी। देखिए ये ऐसा स्टेटमेंट जो है पीसीएस वगैरह में पूछ लेते हैं कि राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी थी, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तिलक ने, कुछ भी दे देगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी युग दूत की उपाधि। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। और 1872 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी कर ली थी। रानाडे जो थे इनको MG नारायण रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था, है ना। यूनान का एक दार्शनिक हुआ करता था सुकरात, जिसने जहर का प्याला पी लिया था। और रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी 1884 में। और बाद में इसको पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दे दिया गया था। और 1882 ईस्वी में आर्य समाज ने गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना भी कर दी थी। तो ये सब आर्य समाज वगैरह, ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी वगैरह, रानाडे वगैरह कौन थे, इनके बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे। आज का लेक्चर देखिए वैसे ही बड़ा हो गया, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर ले रहे हैं, ठीक है। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई, बंधु, मित्र, सखा, दोस्त कोई है जो UPSC PCS की तैयारी कर रहा हो और हिंदी में पढ़ने के लिए जिसके पास मटेरियल ना हो और उससे अगर पढ़ना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। या जो आदमी कुछ भी नहीं करता उसको भी आप सजेस्ट कर देना, बैठे बैठे कहानी के तौर पे सुन लेगा तो कुछ दो ज्ञान बात उसको भी मिल जाएगी। जो पूरे ब्रह्मांड का 0.00001% भी कोई ज्ञान है मेरे पास तो वो मिल जाए, है ना। वैसे भी ज्ञान कौन दे रहा है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छा ज्ञान जहाँ से भी मिलो ग्रहण करना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा, हनुमान जी ने कहा था रावण की सभा में, आप तो जानते ही। बस तो आपको कोई अगर सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।